फीड्स में आ गया था सजेशन रैंकर, रैंक नंबर 2 का, जो नेहल भैया थे लास्ट टाइम। तो मैंने देख लिया इंटरव्यू ऐसी कैजुअली। तब मैंने कहा कि बोल रहे हैं बार बार टीएनसी पे टेस्ट सीरीज ली थी, टीएनसी पे टेस्ट लगाए थे। अब मुझे आज तक ना पता नहीं था कि टेस्ट सीरीज भी कुछ नाम की चीज होती है, मतलब बुक से ही सब क्वेश्चन करते होंगे, उतना पता नहीं था। तो मैंने जैसे ही उस दिन देखा, मैंने शाम को कॉल कर दिया, वो जो नंबर अवेलेबल होता है वहां पे। तो ऐसे में किसी ने कमेंट किया था कि तुक्के लग गए, कि तुक्के लग गए एग्जाम में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदेश कुमार और आज हमारे साथ जुड़े हैं ऑल इंडिया टॉपर 118 रैंक के साथ में नेहा महतो। तो नेहा महतो से हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की और उन सभी चीज़ों के बारे में भी जो आपको हेल्प करेगी आने वाले जितने भी अपकमिंग जो नोट सेट हैं उनमें। तो सबसे पहले तो नेहा, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई और आप एक इतनी अच्छी जो रैंक है वो ऑल इंडिया में लेके आए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब मैं नेहा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम नेहा महतो है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी है सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। 2020 को मैं पास आउट हुई हूँ, और ये मेरा सेकंड एग्जाम था अच्छा, ये आपका सेकंड मास्टर्स का। एग्जाम था। तो पिछला जो एग्जाम था नोट सेट का, उसमें क्या हुआ था नेहा, ये भी बताइए आप बच्चों को। सर नॉर्थ सेट 7 में मेरा एग्जाम मतलब प्री मेरा क्लियर हो गया था। मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स, तो राइट तो ठीक थे मेरे, पर मेरे नेगेटिव काफी ज्यादा हो गए थे, मतलब 43 के अप्रॉक्स मेरे रॉन्ग हो गए थे। तो इस तरह से मेरी रैंक थोड़ी ज्यादा आ गई थी, तो इस बार हो नहीं पाया था। अच्छा, तो नेहा आप जो एस्पिरेंट्स हैं आप उनको सबसे पहले ये बताइए, जो बहुत सारे बच्चे हैं जो आपकी बार जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया और जो मेंस में बैठे हैं, तो जब आपका नहीं हुआ था तो उस समय आपको क्या लगा था कि क्या होगा, मेरा सिलेक्शन आगे होगा या नहीं होगा, और सबसे मेन चीज़ कि आपने क्या इम्प्रूवमेंट्स किए उस नोट सेट में और इस नोट सेट के अंदर। सर बेसिकली अगर मैं अपनी राय दूं, तो मैंने पिछली बार भी क्वेश्चंस उतने ही अप्रॉक्स ठीक किए थे। इस बार भी बस 5-6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सही हुए थे मेरे। बट हाँ, जो मेजर डिफरेंस रहा मेरा पिछली बार और इस बार के अटेम्प्ट में, वो था मेरी नेगेटिव मार्किंग। मैंने लास्ट टाइम अप्रॉक्स 153 क्वेश्चंस कर दिए थे फ्लो फ्लो में, कि एग्जाम तो इजी लग रहा है, कर देते हैं, आ रहा है कर देते हैं। मैंने अटेम्प्ट ज्यादा ले लिए थे। इस बार मैंने बहुत वाइसली, बहुत कंट्रोल करके अपने क्वेश्चंस मैंने कम अटेम्प्ट किए। तो शायद उससे की वजह से मेरी रैंक में इतना मेजर डिफरेंस आया है। तो मैं सब बोलूंगी, सब नेगेटिव मार्किंग का खेल है। तो आपने बच्चों को बताया कि नेगेटिव मार्किंग जो है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे पिछली बार जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उस समय आपको क्या लगा था कि आगे होगा या नहीं होगा, या जो इतनी मेहनत है वो खराब चलेगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो कहते रहते हैं कि सर नहीं हो रहा है, मुझे छोड़ देना चाहिए पढ़ाई। तो उस समय आपको क्या लगा था जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था? सर एक्चुअली जब मेरा नहीं हुआ ना, तो बिलीव नहीं होता कि इतनी ज्यादा रैंक कैसे आ गई। एग्जाम तो मेरा अच्छा गया था। अच्छा। क्योंकि हम जनरली आके एग्जाम जो आगे एनालिसिस करते नहीं है, कुछ क्वेश्चन दिखते हैं, सारे नहीं दिख पाते, क्योंकि हमें पता है इनका अपना प्रोटोकॉल है। वो सारे क्वेश्चन अपने नहीं दिखाता, मैं आंसर किया कुछ नहीं होती उसमें। तो हम अपने गैस वर्क पे ही चलते हैं, किसी का एनालिसिस देख लिया, कभी किसी का देख लिया, तो नहीं एस्टिमेट कर पाते, सोचते हैं कि हाँ हमारा तो सही गया, एग्जाम हो जाएगा, देखा जाएगा, ऐसा लगता है हमें। तो वहां तो हम नहीं देख सकते कि हाँ हमारा कितने रॉन्ग हुए हैं। तो कई बार जब हम अपना रिजल्ट देखते हैं ना, और इतनी रैंक आ जाती है, और हम सोचते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा गया था, तो सिस्टम पे से ना बिलीव उठ जाता है, लगता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैं कैसे रह गई, ऐसा कैसे हो सकता है। पर उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम ये टेस्ट सीरीज ली टीएनसी की, तो जब मैंने मेंस का एग्जाम दिया उसमें, तो मतलब मेरे कुल मिला के वही रैंक आ रही थी जो मेरी नॉट सेट 7 में आ रही थी। मैंने कहा नहीं, सिस्टम गलत नहीं है, थोड़ी सी मेरी गलती है, थोड़ा सा मुझे अपनी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करनी पड़ेगी। तब बिलीव हुआ कि हाँ, अगर यहाँ पे धीरे धीरे कम कर सकती हूँ अपनी नेगेटिव मार्किंग, तो वहां भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग जो कंट्रोल करना है वो बहुत ज़्यादा जरूरी था। और दूसरी बात बच्चों को ये है कि आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। वैसे इस बच्चे ने भी एनालिसिस किया कि हाँ मेरी कहाँ मिस्टेक्स हुई थी, कि नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा फैक्टर था इनके लिए, और जो टेस्ट के द्वारा इन्होंने ठीक किया। तो आप सब भी अपने जो पिछले जो नोट सेट है या टेस्ट सीरीज के जितने पिछले जो पेपर हैं उनको बैठकर अच्छे से 1-2 दिन का टाइम लो, अच्छे से एनालिसिस करो, जो मिस्टेक्स है कहाँ कहाँ आपने की थी, कहाँ गलतियां हुई हैं, उनके ऊपर जब आप काम करोगे तो सब अच्छा होगा और अगले नोट सेट के अंदर आपकी अच्छी रैंक आएगी नेहा की तरह। तो नेहा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको टीएनसी के बारे में कैसे पता लगा? सर जब हम कोई एग्जाम देते हैं, हताश हो जाते हैं ना, तो हम यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं कि देखते हैं किसका कौन रैंकर बना, और ऑब्वियसली जब हम एग्जाम से कनेक्ट हो जाते हैं, कोई नॉर्सेट का सर्च भी करता है ना, तो उनको रैंकर्स की आती है सजेशन। तो ऐसे ही मेरे उसमें फीड्स में आ गया था सजेशन रैंकर, रैंक नंबर 2 का, जो नेहल भैया थे लास्ट टाइम। तो मैंने देख लिया इंटरव्यू ऐसी कैजुअली। तब मैंने कहा कि बोल रहे हैं बार बार टीएनसी पे टेस्ट सीरीज ली थी, टीएनसी पे टेस्ट लगाए थे।
अब मुझे आज तक ना पता नहीं था कि टेस्ट सीरीज भी कुछ नाम की चीज होती है, मतलब बुक से ही सब क्वेश्चन करते होंगे, उतना पता नहीं था। तो मैंने जैसे ही उस दिन देखा, मैंने शाम को कॉल कर दिया, वो जो नंबर अवेलेबल होता है वहां पे। और सर इतनी इमिडिएटली रिस्पॉन्ड आया वहां से, कॉल इतनी जल्दी पिकअप कर लिया, मुझे बता भी दिए ये प्लान्स है। और सबसे अच्छी बात है कि कॉन्स्टेंटली जो जो टीम मेंबर्स है वो सपोर्ट करते हैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू। बहुत इमिडिएटली रिप्लाई आता है, ये नहीं कि आज टेक्स्ट किया तो कल परसों तरसों देखेंगे। तो बहुत जल्दी हो गया, मैंने भी टेस्ट बाय कर लिया यहाँ का, टीएनसी का। तो फिर मैं टेस्ट देने लगी। और मेरा ये था सर कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि टेस्ट देते नहीं है, डरते हैं, कांपते रहते हैं कि नहीं थोड़ा मार्क्स ज्यादा आ गए तो डर लगेगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। मैं थोड़ी सी इसमें अलग थी, मुझे था कि नहीं टेस्ट देना है, टेस्ट देके देखना है मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे देखना है। तो मैं रोज टेस्ट देती थी, कम से कम जो 3 से 4 जो टेस्ट आते थे मैं सारे देती थी। तो हाँ ये है कि टेस्ट से मेरी काफी नेगेटिव मार्किंग इंप्रूव हुई है। और क्वेश्चन कंट्रोल करने में मैंने खुद को लिमिट किया, तो काफी हेल्पफुल रहा। मैं बच्चों को भी यही बताना चाहूंगा कि जैसे कि नेहा ने बताया कि आपको ऐसे घबराना नहीं होता कि जैसे मान लो कि रैंकिंग आपकी ज़्यादा आ रही है, या फिर आप सोचो कि इतनी टेस्ट कौन देगा, कैसे करेंगे। तो कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू टेस्ट दोगे तो उसको आपको फायदा मिलने ही मिलने वाला है, ये श्योर है। तो नेहा, आप मैं ये जानना चाहूंगी आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर जैसे कि मैंने पहले भी बताया भूल जाए सर को कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ती थी, मतलब होता है ना कुछ बच्चे रात को भी जगते हैं, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। मेरे पापा ने मुझे गाइड किया कि इस टाइम पे उठो, बट हो नहीं पाया, कुछ टाइम उठी फिर नहीं हो पाया, वो अपना ही रूटीन बन जाता है। तो सर मैंने वही 6 7 आवर्स पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़ा है। बस हाँ कि कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली मैं पढ़ती आई हूँ, बट हाँ उतना आर्ट मैं नहीं दे पाती थी। ओके। तो 6 से 7 घंटे आपने हम्म। कंटिन्यूस स्टडी की। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि कंटिन्यूटी कैसी है। कई बार बच्चे हैं वो स्टार्ट करते हैं 18 घंटे पढ़ेंगे, दूसरे दिन फिर 16 घंटे पढ़ेंगे, फिर 14 घंटे पढ़ेंगे, फिर 5 घंटे पढ़ेंगे, फिर बंद कर देंगे। तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। चाहे आप 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, या फिर आप 8 घंटे पढ़ो, वो ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपना जो टाइम टेबल बनाते हो उसको बिल्कुल उसी वे में चलो और कंटिन्यू पढ़ो, चाहे आप कितना भी पढ़ते हो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लो जो बच्चे हैं वो पूछते रहते हैं कि सर हम टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो आपने कैसे टाइम टेबल बना रखा था कि एक तो आपने डेली बेसिक पे बना रखा हो कि मैं डेली मुझे आज ये पढ़ना है, ये चीजें करनी है मुझे आज, या फिर वीकली बना रखा हो, या फिर जो मंथली है वो बना रखा हो, तो कैसे आप मैनेज करते थे? सर मैंने कोई मंथली या वीकली नहीं बनाया, मैंने डेली अपने टारगेट फिक्स किए। हाँ अगर मुझे आज रात है, अब मुझे कल सुबह कुछ पढ़ना है, तो मैं रात को, मेरा एक था कैसे स्लेट कह सकते हैं या कुछ भी, लिख लिया एक जगह पे, मैंने वहां पे अपना लिख लिया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है कल। और कुछ सिस्टम या टॉपिक्स या टेस्ट सबको मैंने इंक्लूड करके लिख लिया कि हाँ इस टाइम तक मुझे ये कंप्लीट करना है, और इस टाइम तक मेरे को ये कंप्लीट करना है, टेस्ट दे देने हैं। तो मैंने वैसे किया, डेली रूटीन फिक्स किए। वीकली तो कुछ नहीं होता, हम पोस्टपोन करते रहते हैं। और मंथली भी कुछ नहीं होता, मैंने डेली टारगेट फिक्स किए थे। बहुत अच्छी बात बताई कि जो हम वीकली और मंथली बनाते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे आपने मान लो कि मंडे से स्टार्ट किया, आपने पूरा 7 दिन का आपने टाइम टेबल बना दिया, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? आप सोचोगे चलो आज मंडे ही है, पूरा पूरे 7 दिन का हमारे पास टाइम टेबल है, तो बाकी के 6 दिन में कर लूंगा। फिर दूसरा दिन आता है तो सोचते हैं कि बाकी के 5 दिन में कर लूंगा। फिर तीसरा दिन आता है, तो इस प्रकार से टाइम टेबल चल नहीं पाता है, तो वो बहुत मुश्किल होती है। तो ये जरूरी है कि आप जो टाइम टेबल बनाओ, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। तो जैसे बच्चे ने बताया कि जो डेली वाला जो होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें उसी दिन के गोल होते हैं, और फिर हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है कि हमें आज ही से पूरा करना है। हमारे पास पूरा वीक नहीं है, हमारे पास पूरा जो मंथ नहीं है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो उस समय आपकी क्या रैंक आई थी जब आपने ज्वाइन की थी, और फिर बाद में आप जब जब जो प्री का जो एग्जाम था या मेंस का जो एग्जाम हुई उस समय आपकी क्या रैंक आती थी? सर जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था टीएनसी पे, तो वो 1500 समथिंग मेरी रैंक आ रही थी, 1500 समथिंग स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जैसे सीआरई का एग्जाम क्लोज आया, मेरी रैंकिंग काफी नीचे जाती गई, मतलब कि एक अच्छा रैंक आने लग गया था हर जगह पे। उसके बाद जब मैं प्री में दे रही थी, तो ऑब्वियसली मेरा 100 से लेके 200 में रैंक आती थी, अगर जब प्री का बोले तो 12th अप्रैल से पहले। सर मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी उस टाइम पे, सिर्फ रूटीन में टेस्ट ही दिए हैं, मेंस के भी। और मेंस से मेरी रैंक मतलब वही 200 से लेके 300 के बीच में ही आती थी। ओके, 200 to 300 जो रैंक है वो आप उसमें प्राप्त कर रहे थे। अब मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि सर हमें बस बुक्स बता दो आपकी, हमें ये बुक पढ़नी है। तो आपने कौन कौन सी बुक फॉलो की है और आपको लगता है कि ये बुक मस्ट है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा? मुझे जितना लगता है, मैंने एक बार सॉन्डर्स पढ़ी थी। सॉन्डर्स में भी ये नहीं कि हम पूरा सब कुछ पढ़ रहे हैं, स्मार्ट स्टडी करी थोड़ी सी। जो अलर्ट पॉइंट्स है उनको ज्यादा फोकस किया, क्योंकि बाकी सब थ्योरी तो आपको हर जगह सेम ही मिलती है। बस कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको मेन फोकस करना होता है, अलर्ट पॉइंट्स पे फोकस किया, सॉन्डर्स पढ़ी। इसके अलावा मैंने एक बार लिपिन कॉट से कुछ क्वेश्चन करे थे मेंस के लिए। ज्यादा कुछ किताब तो पढ़ी नहीं। आपने पीवाईक्यूज के लिए कुछ किया था, या पीवाईक्यू को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहते हो आप, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं?
सर हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखी, नॉट सेट 6 का, 7 का, इनका देखा था। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी एक आइडिया मिल जाता है कि किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने एक बार देखा तो था, दोनों 6 बोले चाहे 7 बोल लीजिए। तो हाँ, इंपॉर्टेंस तो इससे एक ऐप पैटर्न का आइडिया हो जाता है। आपने बुक के द्वारा देखा था या फिर जैसे ऐप ऐप पे देखा था आपने, कैसे उन क्वेश्चंस को सोल्व किया था? सर ऐप के थ्रू भी देखा था, कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल थी, तो वहां से भी देखा था। ओके ओके। अब देखो मैं बच्चों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि नेहा ने बताया कि भाई लिपिन कोट है, वो मैंने पढ़ी है, बट मैं बच्चों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अब उनको क्या लगता है कि वो डायरेक्टली स्टार्टिंग ही ना लिपिन कोट से कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है। नेहा की क्या है कि थ्योरी बहुत अच्छी थी, और इनका जो नोट सेट जो 7 है वो भी अच्छा ही हुआ था, बस सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये कुछ दूर रह गए थे। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आज आप इंटरव्यू सुनो और आप स्टार्ट ही लिपिन कोड से कर दो। आपकी अगर थ्योरी बहुत अच्छी है, आपने बेसिक आपके क्लियर्स हैं, आपने सोनर्स पढ़ रखी है, तब आप आगे जाकर जो लिपिन कोट है वहां तक पहुंचते हो। तो ये डायरेक्टली नहीं करना है आपको, आपको नेहा की तरह स्मार्ट स्टडी करनी है कि पहले अपना बेसिक्स है वो बिल्कुल अच्छा करो, बेसिक करो, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद सोनर्स पढ़ो, और फिर सोनर्स में जब आप बहुत सारे जो है पूरे टेस्ट दिए हैं इन्होंने तीनों, फिर भी आपके अगर पास टाइम है तो आप फिर लिपिन कोड पे जा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही चले जाओ, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो नहीं, आजकल आपने देखा होगा कि नोट सेट 8 का जो पैटर्न है वो काफी चेंज हुआ है। नोट सेट 7 में भी कुछ जो क्वेश्चन जैसे ओबीजी से रिलेटेड स्मार्ट जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आने लग गए हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं। जैसे नोट सेट 8 के अंदर आप देखोगे तो कम्युनिटी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, आईसीयू के रिलेटेड हैं, क्रिटिकल केयर से रिलेटेड हैं। तो आप उनकी प्रिपरेशन करने के लिए जो ये जो बच्चे हैं जो नोट सेट 9 और अपकमिंग जो नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो कैसे उसे उनसे डील करें, आपने क्या किया था उनके लिए, कुछ अलग किया या जैसे आप डील कैसे किया, जो आप बताना चाहो? तो कुछ अलग तो किया नहीं, बट हाँ, सारे जो मेजर सब्जेक्ट थे उसको बार बार रिवाइज किया। हाँ, ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा टाइम उसमें लगा रहे हैं। अगर हम एक बार पढ़ते तो किसी चीज को ज्यादा टाइम लगता है, दोबारा पढ़ते तो कम टाइम लगता है, तीसरी बार और कम टाइम लगता है। तो उसको स्मार्टली रिवाइज करना है और साथ साथ टेस्ट देना है। दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना है। और आता वहीं से है, जो सिलेबस है उसी से आएगा, उसके बियॉन्ड तो कुछ खास आता नहीं। आते भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप छोड़ भी दोगे तो आपकी रैंकिंग को ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ, मैं ये कहूंगी कि हर बार पैटर्न चेंज होता है। लास्ट टाइम रिसर्च के क्वेश्चंस नहीं देखे गए थे, इस बार रिसर्च के क्वेश्चंस भी थे, प्लस पिछली बार कम्युनिटी के जो क्वेश्चंस थे वो काफी लिमिटेड थे। बट इस टाइम अच्छे खासे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस आए थे। तो अब हम छोड़ कुछ भी नहीं सकते, माइनर भी नहीं छोड़ सकते, मेजर भी नहीं छोड़ सकते। तो सबको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा और आपके नेगेटिव भी रिड्यूस होते जाएंगे। वेरी गुड। तो नहीं, आप ये बताइए कि जैसे जो माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि रिसर्च हो गया, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी होता है, न्यूट्रिशन होता है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट होता है, तो आपने उनको पढ़ा था अलग से या फिर जस्ट टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं आप वही सोल्व करते थे? सर यूजुअली हमारा फोकस ना मेजर सब्जेक्ट पे ही रह जाता है कि ओबीजी आती है काफी ज्यादा, एमएसएन आता है, हमारा मेंटल हेल्थ हो गया, तो हम इस पे फोकस करते हैं, इसके क्वेश्चंस में जुट जाते हैं। तो मैं भी वैसे ही थी, माइनर पे उतना फोकस नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत स्कूल कॉलेज टाइम पे जो पढ़ा होगा वही पढ़ा हुआ था। बाकी जो टेस्ट देते थे उससे थोड़ा सा आइडिया टचअप में रहता था कि हाँ, टच थोड़ा सा कर रही हूँ मैं उस चीजों को भी। बाकी ये स्पेसिफिकली ध्यान तो नहीं दे पाई थी। और ऐसा भी होता है कई बार कि माइनर सब्जेक्ट्स को ना हम रिवाइज भी नहीं कर पाते लास्ट मिनट पे। हमारा पूरा फोकस ना आईबीक्यूज पे रह जाता है कि हाँ, मेरे सब्जेक्ट के आईबीक्यूज देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं माइनर को मैंने माइनर ही कर दिया था। और जो भी था थोड़ा बहुत टेस्ट के थ्रू ही हुआ। ये कह सकते हैं। तो नेहा की जो प्रिपरेशन है, जैसे कि नेहा ने बताया है कि उन्होंने मेजर सब्जेक्ट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन ये होता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ब्रिलियंट होते हैं नेहा की जैसे, तो वो उसी से आउटपुट निकाल लेते हैं, और दूसरा कट ऑफ जो है वो 100% में नहीं जाती, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते हो। तो कोई मीडियम जो बच्चा है वो थोड़ा थोड़ा जो सारे जो सब्जेक्ट है उनको कोऑर्डिनेशन से पढ़े। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ये चीज़ ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्टली रिसर्च पढ़ने लगे और आपको ओबीजी आती नहीं है, तो आपको ऐसे पढ़ना है इस तरीके से कि जो मेजर जो सब्जेक्ट उन पे ज़्यादा फोकस करना है पहले। जब मेजर आपके खत्म हो जाए देन यू हैव टाइम, फिर देन यू कैन गो फॉर माइनर सब्जेक्ट्स है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि आपको मेजर बिल्कुल भी नहीं आते और इधर आप पढ़ रहे हो, रिसर्च पढ़ रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो पहले मेजर जो सब्जेक्ट उनके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो नहीं, मैं प्री वाले बच्चों को जाना चाहता हूँ, कई सारे बच्चे हैं जिनका जो प्री है वो नहीं निकला है, और मैं उन बच्चों का ये पूछते हैं सर नॉन नर्सिंग के लिए क्या करें, क्योंकि मेरे 2-3 क्वेश्चन और सही हो जाते तो मैं सेलेक्ट हो जाता, प्री मेरा क्लियर हो जाता। तो आपने नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए क्या किया था? सर सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। और मैंने यूजुअली नॉन नॉन नर्सिंग के लिए उतना, कहते लोग कि मैथ्स वगैरह पे कंप्लीट पकड़ होनी चाहिए, या कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस देख लिए, या जीके वगैरह जो भी होता है। इंग्लिश तो वैसे भी कोई इतना ध्यान देता नहीं है, कि हाँ यूजुअली जो भी थोड़े 2-3 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बट हाँ, मैं रूटीनली ना जो भी करंट अफेयर्स थे, जैसे कि हम लोग सब इंस्टाग्राम चलाते ही हैं,
सब अपना टाइम वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो कुछ ऐसे पेजेस फॉलो कर लीजिए, ऐसे करंट अफेयर्स के पेजेस फॉलो कर लीजिए जिसमें आपको रोज डेली कुछ ना कुछ फीड्स ऐसी है जिससे आप करंट अफेयर्स में भी टच में रहो। तो आई थिंक उससे काफी क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। जैसे कि नॉट सेट 8 का तो नहीं कहूंगी, थोड़ा सा उसका जीके तो कुछ ज्यादा इजी आ गया था, उसमें कुछ करंट अफेयर्स था नहीं। बट हाँ, नॉट सेट 7 में जैसे कि हमारा उस टाइम पे पैरालंपिक्स वगैरह हुए थे, तो उससे क्वेश्चंस आए थे, तो जो रिसेंट था। तो ऐसा आप कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स में टच में रह सकते हैं। बाकी मैथ्स वगैरह तो जो हमारा चलता रहता है, जो हमने पहले सीखा होता है स्कूल लेवल पे, उसके अलावा तो कोई शायद मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा ध्यान देता है। बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आपने बताया कि कैसे इन पेपर को सिलेक्ट करना है, मतलब नॉन नर्सिंग जो पार्ट है उसको सिलेक्ट करना है। अब नियम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि मैं 7 से 8 घंटे है मैं कंटिन्यूअसली पढ़ती थी, तो आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती थी कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना ही है, या जो फैमिली है वो मोटिवेट करती थी, फ्रेंड्स करते थे, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती थी कि भाई मुझे पढ़ना ही पढ़ना है? सर बिगिनिंग में जब मैं नॉट सेट 7 मेरा नहीं हुआ था क्लियर, तब तो मुझे ये था कि प्राइवेट जॉब तो नहीं करूंगी, वो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है। प्राइवेट में तो मैं क्या ही हो जाऊंगी इसलिए प्राइवेट तो छोड़ दो, गवर्नमेंट का ही सोचना है फिलहाल। और एम्स तो सब नाम सुनते हैं कि हाँ एम्स तो एम्स है, तो उसी का मैंने टारगेट फिक्स कर रखा था। चलो ठीक है, 6 मंथ्स नहीं, कुछ और 7-8 मंथ्स बाद कुछ तो टाइम लगेगा और फिर हो जाएगा। तो उसके बाद मैं उसी का फोकस करके चल रही थी। तो साथ में सीआरई का एग्जाम भी आया, तो उसमें भी मेरा अच्छा रैंक आ गया। तो यूजुअली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हाँ एक बार एग्जाम क्लियर हो गया तो वो जो माइंड को जो स्ट्रेस मिलता है ना, वो खत्म हो जाता है। वो जो यूज स्ट्रेस होता है वो हमारा खत्म हो जाता है, और हम अपने ट्रैक पे फोकस नहीं कर पाते, हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं कि चलो ठीक है अब तो हो गया ना कहीं तो सिक्योरमेंट है हमारी। तो वो हो जाता है। तो फिर काफी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको फोकस करने में हेल्प करती है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू भी दिया था और काफी लोगों को पता भी चला। तो कुछ लोग होते हैं जो आपको हमेशा आप होल्ड करने में हेल्प करेंगे, हमेशा आपको चाहेंगे कि आप ऊपर जाओ। बट ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो चाहेंगे कि आप नीचे आ जाओ, आपको हमेशा नीचे लेट डाउन करना चाहेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आपके पास आएंगे। तो ऐसे में किसी ने कमेंट किया था कि तुक्के लग गए, कि तुक्के लग गए एग्जाम में। तो पहले तो मुझे हंसी आई कि भाई एम्स जैसे एग्जाम में अगर तुक्के लग के होने लगा सिलेक्शन, तो फिर सब तुक्के ही मार लेंगे, सब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वही कर लेंगे अगर ऐसे एग्जाम आप निकालने लगे तो उस टाइम लगा कि नहीं यार, अगर इसको बोल के बोला कोई चीज भी तो फिर मजा नहीं आएगा। आपको अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, आपको कम से कम 1-2 एग्जाम तो और निकालने पड़ेंगे, तब जाके लोग कहेंगे कि हाँ इसने पढ़ा था तब इसका सिलेक्शन हुआ, ये नहीं कि तुक्के लग गए फ्री में मिल गया, ऐसा भी नहीं है। तो वही वाली बात है। तो मैंने अपनी तैयारी कहीं ना कहीं फिर से दोबारा ट्रैक पे लेकर आई। यूजुअली मैं थोड़ा 10-15 दिन का मैंने ब्रेक ले लिया था लास्ट टाइम सीआरई के बाद। बट हाँ ये था, मैं अपने होम टाउन चली गई थी। यूजुअली जो लोग करते हैं कि अपना माइंड रिलीफ करने के लिए चले जाते हैं होम टाउन, मैं वहां चली गई थी। फिर इंटरव्यू वगैरह आया, कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स वगैरह भी आए, तब मैं कुछ अपना स्टडी मटेरियल लेके नहीं गई थी वहां पे। सिर्फ फोन था, फोन में टीएनसी की ऐप थी। मैंने कहा चलो टेस्ट देते हैं, फिर से अपनी रैंक एनालिसिस करते हैं। तो फिर मैंने टेस्ट दिया, तो मेरी उस दिन जो मेरी रैंक आई वो 15 रैंक थी। कोई एग्जाम था पीजीआईसीएच वाला, उसमें मेरी रैंक 15 आई थी। मैंने कहा नहीं, यहाँ रैंक आ गई है तो इतना भी नहीं है कि आपको तुक्के में चीजें मिल गई है। मैंने कहा इसे कंटिन्यू करेंगे और फिर नॉर्थ सेट का एग्जाम जरूर देंगे। उसके बाद नॉर्थ सेट में भी अच्छी रैंक आई, तो अब लगता है कि हाँ, कि हमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही विजिबल हो जाता है। नहीं, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। देखो, मैं आप लोगों को भी यही बात बताना चाहूंगा जो निया ने बताई है कि मतलब आपको कोई कुछ भी बोले ना, तो ऐसा नहीं है कि आप भी उसको सुनो और उसका जवाब दो। जवाब आपको जो देना है वो रिजल्ट से देना है। नेहा ने जो जवाब दिया कि सीआरई में बता दिया कि भाई ऐसे लग गए, तुक्के लग गए, फिर उन्होंने और भी जो एग्जाम्स निकाले और नोट सेट में इतनी अच्छी रैंक लाई है। तो अब जो नेगेटिव जो लोग हैं वो नेगेटिव ही रहेंगे, उनकी सुनना नहीं है, जो भी बोलते हैं। और अगर आपको जवाब देना है तो अपने रिजल्ट से जो है ना वो जवाब दो, रिजल्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका। और अगर आप रिजल्ट के द्वारा जो आंसर दे सकते हो तो उससे बड़ा कोई जवाब ही नहीं होता। तो नहीं, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जो रिवीजन जो है ना, वो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, वो पूछते हैं कि सर कैसे रिवीजन करें, तो आप रिवीजन को कितना इंपॉर्टेंस देती हो? और अगर आप जो रिवीजन करते थे तो कैसे करते थे आप रिवीजन? सर मतलब मैं रिवीजन करती थी, लोग सोचते हैं ना कि मैं टेस्ट दूंगी तो मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगी, मैं रिवीजन करूंगी तो टेस्ट नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स अगर निकाल लेते हैं और मेंस में आ जाते हैं तो यही लगता है कि हम बस टेस्ट देते हैं, टेस्ट देना चाहिए, रिवीजन छोड़ देते हैं, या फिर रिवीजन करते हैं टेस्ट छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आप टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे इस दिन में ये वाला सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर ही लेना है और साथ में टेस्ट भी देना है। दोनों चीजें हो सकती है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, बट हम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं हर चीज को रिवाइज भी करती थी, क्योंकि जब मैंने पहले पढ़ा हुआ था, मेरा अलग थोड़ा इंडिविजुअल हो सकता है, क्योंकि आपने अगर पहली बार पढ़ा हुआ है तो आपको टाइम कम लगेगा, फिर धीरे धीरे करके आपको रिविजन में टाइम कम कम लगना शुरू हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने।
अब नेहा, आप मुझे ये बताइए कि आप जो आपने बताया कि सर जैसे नोट सेट 7 था और नोट सेट 8 है, उसमें मेरे सबसे जो ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो नेगेटिव मार्किंग थी। तो आप बहुत सारे बच्चे हैं बेचारे जिनको नेगेटिव मार्किंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप उनको टिप्स दो आप कि आप ऐसा 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 करो, ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो मेरी तरह कम हो जाएगी और आप भी सिलेक्ट हो जाओगे। तो नेगेटिव मार्किंग को कम करने के जो टिप्स हैं वो आप दो बच्चों को। नॉर्थ सेट 7 में जो मेरा एग्जाम मैंने दिया था और मेरी इतनी सारी नेगेटिव मार्किंग हो गई थी। हालांकि मैं टेस्ट दे रही थी, टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग मेरी रिड्यूस हो रही थी, पर वो जो एक खौफ होता है ना कि वहां पे जाके मैंने गलत कर दिया तो क्या होगा, वहां पे जाके मैंने अगर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो क्या होगा। तो वो डर था मुझे भी, नॉर्थ सेट 8 में भी था, चाहे मैंने कितने ही टेस्ट क्यों ना दिए, डर बना हुआ था। वो नहीं जाता था, कोई कुछ भी बोल रहा था, हम टेस्ट एग्जाम देके नहीं निकलते। तो मैंने ना एग्जाम से पहले सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, एंजाइटी हो रही होती है जिस दिन 2 मई से पहले 1 मई रात को, कि क्या करना है, कैसे एग्जाम होगा, सब कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं। कुछ लोगों को देखते हैं एग्जाम सेंटर तक भी वो पढ़ रहे होते हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो सर मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ एक दिन पहले तो कम से कम। तो मैं यूजुअली वीडियो देख रही थी, मैं वीडियो देख रही थी, तो सर जैसे ही टीएमसी को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो एकदम से ना वो पॉपअप हुई मेरे पास नोटिफिकेशन। तो भोज सर का उसमें ना बड़ा अच्छा वीडियो था। सर ने एक स्ट्रैटेजी बताई थी और मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी है। सर ने बताया था कि आपको जो 4 सेक्शन आएंगे मेंस में, 40 40 मिनट, 45 45 मिनट के जो सेक्शन आएंगे, उसमें 40 क्वेश्चन ईच में होंगे। तो आपको ये नहीं सोचना कि आपको 160 क्वेश्चन करने हैं ना, आपको 40 क्वेश्चन एट अ टाइम लेने हैं। आपको सोचना है कि आप 4 टेस्ट दे रहे हो और हर सेक्शन में आपको, सर ने बताया था कि अगर पेपर इजी, सर ने कहा था कि 35 का रूल ले लो, 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट आ गया तो 33 कर लेना, और अगर एग्जाम थोड़ा सा इजी आ गया 37 कर लेना। उससे बियॉन्ड मत जाना या उससे कम मत करना। फिर सर ने कहा था कि एक जो नॉर्मल रेंज की स्कोरिंग है हमने कि 130 से लेके 150 तक हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कि हाँ इतना सेफ स्कोर होता है। तो मैंने बस वो 35 वाला रूल अप्लाई किया। मैंने हर सेक्शन में सर, मैंने स्टार्टिंग में जो मुझे इजी लगा सेक्शन 37 करे, लास्ट में मैंने 36 करे, मतलब मैंने टोटल सम अप करके 146 क्वेश्चन करे। और सर उसी वो जो मैंने कम क्वेश्चन करे उसी की वजह से मेरी रैंक इतनी आई है, वरना अगर मैं भी लोगों की तरह ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देती तो मेरा भी वही स्कोर वही रैंक आनी थी इस बार भी। बहुत अच्छा तरीका बताया यार आपने। सिर्फ तरीका नहीं, आपने ये भी बता दिया कि जो पेपर है उसको कैसे अटेंड करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ये जानना होता है कि पेपर को कैसे अटेंड करें, कोई नहीं बताता। तो एक टॉपर ने खुद ने बताया है कि अगर मेंस के अंदर 4 सेक्शन आते हैं तो चारों जो सेक्शन है उसको आपको एक एक पेपर मानना है और उस हिसाब से जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई आपने, और आप सबको भी ये जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो करनी चाहिए। तो नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी रिवीजन के बारे में। मैं एक चीज़ और जानना चाहूंगा, क्योंकि रिवीजन का मैं जैसे मैं खुद पढ़ता था, मैं इस चीज को मानता हूँ कि जो रिवीजन है ना उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो रिवीजन का होता है। तो आपने जो अपने जो नोट्स हैं वो कितनी बार रिवाइज किए थे लगभग? 5 6 बार तो मैंने रिवाइज करे ही थे। सर सीआरई से लेके अभी तक का बता रही हूँ, कंप्लीटली एक महीने में नहीं बता रही, 5 से 6 बार मैंने रिवाइज किया है सीआरई से लेके अभी तक में। अब देखो, बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि एक बार पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। खुद सोचो कि बच्चे खुद बता रहे हैं कि 5 से 6 बार जो है वो रिवीजन किए हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। 5 से 6 बार में हर चीज़ें जो है आपकी वो क्लियर हो जाती है। अब मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूंगा, जैसे मान लो आपने प्री का जब एग्जाम दिया तो उस समय, या फिर कोई मेंस का एग्जाम दिया, तो लास्ट के जब 5 से 7 दिन होते हैं तो उस दिन में आप क्या करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो आपस में, और कैसे इन सभी चीज़ों को एक मतलब याद रखते हो कि अब मुझे वापस से रिवाइज करके सब चीज़ों को एग्जाम में लेके जाना है? सर सबका ना अपना एक वीक पोर्शन होता है कि हाँ हमें लगता है इस वाले सब्जेक्ट में ना हम क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो सर मुझे ना बेसिकली लगता था डर थोड़ा सा ये ओबीजी के मैन्युअर्स नहीं होते, कौन सा बर्न मार्शल है, कौन सा पिनार्ड्स मैन्युअर है, कौन सा रिडजेंस मैन्युअर है। तो सर एक ना आपने क्लास ली थी तो सर उसकी पीडीएफ भी सर्कुलेट हो गई थी। तो मैंने वहीं से सारा पूरा वो जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ना वो, स्पेशली ओबीजी के, मैंने वो हाँ देखे हाँ। थे और अपना बिल्कुल वो क्लियर कर लिया था कि अगर इस बार आया है ना मैन्युअल से क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। तो सर और जैसा सोचा था वहां पे आया भी क्वेश्चन, वहां पे मैनुअल से भी क्वेश्चन आए थे, तो मैंने वो देखा जो मुझे वीक लगता था कि मेरा पोर्शन वीक है। बाकी वो तो इंडिविजुअलाइज होता है कि जिसका कौन सा पोर्शन वीक है उस पर मेहनत कर सकते हैं लास्ट 7 डेज पे। बाकी टेस्ट पे तो अपना करना ही है, टेस्ट तो कंटिन्यूटी मेंटेन करनी ही है। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मतलब मेन ये चीज़ होता है कि जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। और आप जैसे कि आपको पता था कि जैसे मैन्युअल वाला टॉपिक आपने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया कि मैन्युअल वाला जो टॉपिक है वो बार बार आता है, और मैंने आप लोगों को इसमें पढ़ा भी रखा है अच्छे से। और उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आता है भी, क्योंकि कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो वो ये यही सोचता है कि अगर इससे बाहर ही आया तो फिर हमने क्या ही पढ़ाया।
तो उसी स्ट्रेटजी के साथ में मैंने आप लोगों को जो मैन्यूअर्स हैं वो पढ़ाए हैं। बहुत सारी जो क्लासेस में, कुछ क्लासेस हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि मान लो आप सारी क्लासेस नहीं भी देख पाते हो, मैं नहीं कहता कि भाई आप सारी क्लासेस देख पाओ। तो जैसे ईसीजी की क्लास हो गई, तो वो जो क्लास है, मैन्युअल की जो क्लास है, तो वो क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। और भी कई क्लासेज हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ बाद में, तो वो जरूर देखनी चाहिए। तो अभी तो नेहा, आप मुझे ये बताओ कि अब आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो एस्पिरेंट्स जो बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो जीरो पे हैं, तो उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि वो भी सिलेक्ट हो जाएं? सर अगर जीरो पे है तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है। ऐसे नहीं कि आप सीधा टेस्ट पे छलांग मार लो और आपका इतना कम स्कोर आ जाए आप डिमोटिवेट हो जाओ, ऐसा नहीं करना। आप पहले कम से कम, मैं कहूंगी, 1 या 1.5 से लेके 2 मंथ्स आप लगा सकते हो अपनी थ्योरी पे। आप वहां पे लगाइए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके साथ आप अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस करिए। जो भी आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं वही आपका मिस्टेक बुक आपके पास होना चाहिए, उसको यहाँ पे अपने नोट्स में ऐड करिए और उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना आपको चीजें टिप्स पे याद रहेंगी। जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो आप बहुत इजीली कर पाओगे। और साथ में टेस्ट तो बहुत जरूरी है, वो तो देना ही है। उसमें आपको नेगेटिव, आपको अपना सबसे बड़ी चीज है पूरे एग्जाम में, मैंने जितना सीखा अपने नॉट सेट 7 के रिजल्ट से, कि आपको नेगेटिव मार्किंग पे जितना आपकी पकड़ है ना, आप एग्जाम में उतना अच्छा रैंक लेके आ सकते हो। मेरा मानना ये है कि अगर किसी की रैंक 1 से लेके 1000 भी है ना, जो बच्चे इसमें लाए करते हैं उनमें ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस यही है कि किसी ने 40 गलत कर दिए, किसी ने 45 गलत कर दिए, और जो स्टॉपर है उसने कम गलत किए। मेन डिफरेंस यही है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई, इसीलिए आप वहां पीछे आ गए। वरना आपकी नेगेटिव मार्किंग होती तो आप भी लाई कर सकते हो टॉप 200 में या टॉप 100 में भी। तो मैं यही बोलूंगी कि नेगेटिव मार्किंग पे कम करना है हमें। आपको पूरे इंटरव्यू का सबसे ज्यादा जो फोकस था, और वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ये नेगेटिव मार्किंग। अब मैं उन लोगों को भी खुशी देना चाहता हूँ जो जो लोग ये जानेंगे कि जो नेहा है वो डेडिकेट करना चाहेगी अपनी जो सक्सेस है, तो आप अपने दोस्तों को, फैमिली, जिनका भी नाम लेना चाहो ले सकते हो, जैसे आप अपनी सक्सेस डेडिकेट करना चाहोगे कि इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले सर किया है। सर मेरी एंटायर सक्सेस में आज कुछ भी हो, चाहे वो छोटी सी कुछ भी चीज हो, वो सब मेरे पापा की वजह से है। अगर मेरे पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ऐसी कुछ लाइफ में सिचुएशंस आ जाती है जब आपके साथ कोई नहीं होता, स्टैंड नहीं करता। और यूजुअली गर्ल्स को तो वैसे भी बहुत डाउन हो जाता है, उनके लिए वैसे भी कोई हेल्प नहीं करता जल्दी। तो मेरे पापा ने हमसे शुरू से मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे भाई से भी ज्यादा मुझे सपोर्ट किया है मेरे पापा ने। मेरा भाई भी है, उससे मेरा सपोर्ट मेरे पापा ने मुझे ही किया है हमेशा, हर सिचुएशन में। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कितने लोग बुरा बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहे हैं। सारे एग्जाम में वो साथ में गए हैं, सारी धूप उन्होंने देखी है, सारी बारिश। जो एग्जाम हुआ था हमारा जो 2 मई को, उसमें बहुत तेज बारिश हो रही थी, उसमें पापा ने कीचड़ भी खाया है मेरे साथ, बारिश के पानी भी खाए हैं। तो सब कुछ जो भी कुछ है वो मेरे पापा की वजह से है। मैं सब कुछ उनको ही बोलूंगी कि हाँ उनकी वजह से है मेरी लाइफ में। मैं अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके जैसे मतलब सबके ही जो पिताजी हैं, किसी के दोस्त हैं, सब सपोर्ट करते हैं। उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया और आप यहाँ तक पहुँचे, और उनके लिए आज खुशी का अवसर है कि आपने जो उनके जो प्रयास हैं उनको एक रिजल्ट दिया आपने। तो मैं सभी बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी एक मोटिवेशन रखो कि भाई मुझे क्यों बनना है, ठीक है, मुझे क्यों एक नर्सिंग ऑफिसर बनना है, मुझे अपने पापा के चेहरे पे खुशियाँ एक एक बस लिख कर अपनी दीवार पे जो स्टडी टेबल है उसके सामने लगाओ कि मुझे क्यों बनना है नर्सिंग ऑफिसर। तो उसमें लिखो अच्छे से कि भाई मुझे मेरे पापा के लिए बनना है, मुझे मेरी मम्मी के लिए बनना है, मुझे मेरे दोस्तों के लिए बनना है, मुझे अपने लिए बनना है। जो भी चीज़ आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है ना, वो चीज़ आप जरूर जरूर लिखो। तो उससे आप क्या, जब भी आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, तब भी आप उसको देखोगे तो आपको पढ़ाई करने का मन करेगा। तो नेहा, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, आप अपने भविष्य में बहुत आगे जाओ। ये जो सक्सेस है, इससे भी हजारों जो सक्सेस है वो आप अचीव करो। आपका टीएनसी से जुड़ने के लिए, इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। सभी बच्चों का भी जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, थैंक यू।